A very good morning, my dear students. We were doing the chapter combustion and flame, and with the previous videos I have discussed with you flame and its different zones and also about fuel. Today I'm going to start the topic fuel efficiency. In this topic we are going to discuss how efficient is a fuel. Okay, so efficiency means how much energy it produced when a fuel is burnt. Okay, so फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों की कोई फ्यूल कितना एफिशिएंटली बर्न होता है. ठीक है, वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, हीट एनर्जी रिलीज करता है जब उसे बर्न किया जाता है. ठीक है, सो जो एफिशिएंसी होती है हीट रिलीज करने की ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन, उसके लिए एक यूनिट यूज करी जाती है ये दिखाने के लिए कि फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है, कितने फ्यूल किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू. ठीक है, सो अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू से हमें पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर फ्यूल की, चाहे वो एलपीजी हो, काउडंग हो, कोल हो, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि वो कितनी अच्छी तरीके से कंबस्ट होता है. ठीक है, कंबस्ट होता है या फिर वो कितनी अच्छी तरीके से, मैं सिंपली बोलूंगी तो जल सकता है. ठीक है, और वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ओके, इसके लिए हमने एक वैल्यू दी है उसको एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए, जिसे बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू. ठीक है, सो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. यानी कि 1 kg फ्यूल के कंप्लीट कंबशन में, जब वो कंप्लीटली मतलब जल जाए और उसमें कुछ भी ऐसा पार्टिकल ना बचे, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस उस मटेरियल में ना बचे. ठीक है, सो 1 kg फ्यूल 1 किलोग्राम बाय वेट फ्यूल को बर्न करने में जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी वो क्या बोली जाती है? कैलोरीफिक वैल्यू बोली जाती है किसी एक पर्टिकुलर कंबस्टिबल सब्सटेंस की. कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या हो जाएंगे? काउडंग, कोल, एलपीजी, इस तरीके के डिफरेंट फ्यूल्स. ठीक है, सारे आ जाएंगे जो कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इसको क्या बोला जाएगा? कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाएगा. ठीक है, अब कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है स्टूडेंट्स ऑफ अ फ्यूल, वो एक्सप्रेस करी जाती है एक यूनिट के थ्रू. ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू में यूनिट दी गई है, उसकी यूनिट है किलो जूल पर केजी. ठीक है, किलो जूल पर केजी. वाई किलो जूल पर केजी? क्योंकि केजी क्या है? केजी इसीलिए दिया गया है बिकॉज वी आर बर्निंग. हम इसको मेजर कैसे कर रहे हैं? 1 केजी फ्यूल बर्न करके. ठीक है, दैट इज वाई द वैल्यू केजी इज यूज्ड हियर. ओके, अब किलो जूल. जूल आपको पता होना चाहिए कि जूल यूनिट होती है बच्चों एनर्जी की. ठीक है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है. तो यहाँ पर हम मेजर क्या कर रहे हैं कि 1 केजी फ्यूल को बर्न करने में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. दैट इज व्हाई द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज किलो जूल पर केजी, यानी कि 1 केजी में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये यूनिट बनी है. यू हैव टू रिमेंबर दिस यूनिट. ठीक है, इट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स. सो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल की यूनिट क्या है यहाँ पर? किलो जूल पर केजी. और इसे डिनोट कैसे किया गया है वो भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पर एक टेबल गिवन है जिसमें हमें डिफरेंट फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है. ठीक है, और जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतनी अच्छी तरीके से वो, मतलब उतना ही अच्छा या फिर उतनी ही एफिशिएंसी उस फ्यूल की होगी. जितनी ज्यादा हीट एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब उतनी ही अच्छे तरीके से वो बर्न आउट हो रहा है, उतनी ज्यादा अमाउंट में वो हमें एनर्जी देता है. सो जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतना ज्यादा अच्छा हमारा फ्यूल होगा. सो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग हमें कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है. ओके, काउडंग केक की देखेंगे आप 6000 से 8000 के बीच होती है, यानी कि अगर हम एक काउडंग केक को बर्न करते हैं तो उसमें इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इसी के बाद वुड दे रखा है. वुड में 17000 से 22000 किलो जूल पर केजी. 1 केजी अगर वुड को बर्न किया जाता है तो उसमें इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ऐसे ही यहाँ पे कोल की भी गिवन है. आप देखेंगे यहाँ पर ये हीट एनर्जी बढ़ती जा रही है डाउनवर्ड्स. ठीक है, ओके सॉरी, हाँ डाउनवर्ड्स ये बढ़ती जा रही है. एलपीजी की देखेंगे 55,000 है. ठीक है, सो हमारे घरों में एलपीजी इसीलिए यूज करी जाती है. तो इसीलिए हम कोई भी पर्टिकुलर
फ्यूल यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ एफिशिएंट इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीन में टेबल पूरा नहीं आ रहा है, सो प्लीज रेफर टू योर टेक्स्ट बुक्स। ओके, सो दिस इज अबाउट कैलोरीफिक वैल्यू। सिंपली आपको ये समझना है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबर्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। कोई भी 1 kg फ्यूल है, जैसे कि अगर हमने 1 किलो एलपीजी जलाई है तो हमें उसमें से एनर्जी कितनी मिलेगी, 55,000 किलो जूल पर केजी। इस तरीके से इसको डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, 1 kg वुड जलाई जा रही है, तो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। तो इन दिस वे आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। वी ऑल नो दैट अगर कोई भी फ्यूल को बर्न किया जा रहा है, ऑब्वियसली उसमें से किसी ना किसी अमाउंट में स्मोक भी प्रोड्यूस होता है। सो हर कोई भी फ्यूल को यूज करने के साथ साथ उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, आप सुनते आ रहे होंगे कि जो व्हीकल्स होते हैं उसमें पेट्रोल यूज होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया। और पेट्रोल यूज होता है, उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले स्मोक की वजह से क्या होता है आजकल ग्लोबल वार्मिंग, ये सब कुछ हमें सुनने को हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सो ये तो एक बेसिक हार्मफुल इफेक्ट है ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। इसी के साथ साथ अब हम आज देखेंगे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल के और क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट पे इनके क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड carbon particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory disease such as asthma. So students, जैसे कि कार्बन फ्यूल्स आपको पता होना चाहिए कि वुड, कोल, पेट्रोलियम ये सब जो है इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनको जब बर्न किया जाता है तो जो वुड और कोल है उसको आपने देखा होगा उसके साथ रेसिड्यू भी बचता है। ठीक है, यानी कि वो कंप्लीटली कंबस्ट नहीं होते हैं। अगर देखा जाए तो उसमें क्या है, जो जब वुड जल रही होती है तो उसमें जो स्मोक प्रोड्यूस होता है उसमें कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, यानी कि जो कंप्लीटली जले नहीं होते हैं वो पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स। और जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, जिसकी वजह से डिजीज होती है विच इज नोन एज एस्मा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। इनका जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, आई होप आपको कंबशन कंप्लीटली समझ में आया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंबशन में आपको सब कुछ बताया था कृतिका मैम ने। सो उसमें क्या है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ये जब प्रॉपरली इनका कंबशन नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक बहुत ज्यादा डेंजरस एंड पॉइजनस गैस है। ठीक है, अब कई बार आपने सुना होगा कि जब हम रूम में कोयले जलाते हैं तो हमें वेंटिलेट करना चाहिए रूम को, यानी कि कुछ कोई ना कोई जगह खुली छोड़ देनी चाहिए। कभी भी बंद कमरे में कोल बर्न नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम कोल को बर्न करते हैं तो स्मोक में क्या, कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दिस गैस इज पॉइजनस। और अगर कोई उस रूम में सो रहा होता है और वहां पे वेंटिलेशन नहीं होता है, उस गैस को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती है, तो उस कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या करते हैं, इनहेल कर लेते हैं, और उसकी वजह से डेथ हो सकती है या फिर हो जाती है। ठीक है, दैट इज वाई इट इज एडवाइज्ड कि कभी भी अगर आपके रूम में कोयला आपने रख रखा है, जैसे कि विंटर्स में करते हैं लोग काफी, ठीक है, सो वेंटिलेशन होना चाहिए, कोई ना कोई विंडो या फिर आपका दरवाजा खुला हुआ होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो गैस बाहर जा सके और वो कमरे में भरी ना रह जाए। ओके, now third point over here is combustion of most fuels releases carbon dioxide in the environment। बहुत सारे फ्यूल्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। ठीक है, इसका इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, ये हमने पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग भी बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की वजह से ही होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है उसकी वजह से देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। ठीक है, हीट ज्यादा होने लग जाती है, और ग्लोबल वार्मिंग आप सबको पता ही है कि उसकी वजह से फिर क्या होता है, पोलर ग्लेशियर जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या होते हैं, पिघलने लग जाते हैं, और इसकी वजह से जो सी लेवल है, ओशंस का लेवल है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी वजह से स्टूडेंट्स जो डिजास्टर्स होते हैं नेचुरल, जैसे कि सुनामी या फिर साइक्लोन्स, ये सब कुछ
अकर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए डिफरेंट फ्यूल्स को जलाने से डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है जो कि हार्मफुल है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है दैट इज ऑल्सो हार्मफुल, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं स्मोक में विच इज ऑल्सो हार्मफुल। अब यहाँ पर जब कोल और डीजल अनदर फ्यूल, ठीक है, बहुत सारे व्हीकल्स जो हैवी लोड व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक है, बस है, इनमें क्या यूज होते हैं, डीजल यूज होता है एज अ फ्यूल। जैसे पेट्रोल होता है इन द सेम वे डीजल इज अनदर कंपोनेंट, ठीक है। सो क्या होता है आपने पढ़ा भी होगा कोल एंड पेट्रोलियम में इसके बारे में, ठीक है। सो डीजल क्या है, डीजल को जब बर्न होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ये क्या है एक्सट्रीमली सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस होती है। सफोकेटिंग यानी कि दम घुटाने वाली गैस होती है, ठीक है। सांस लेना इसमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है सांस लेने में, ठीक है। मोर ओवर पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और ये जो पेट्रोल के इंजन होते हैं ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड निट्रस ऑक्साइड्स इनको रिलीज करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। अब क्या होता है ये ऑब्वियसली ये सब कहाँ रिलीज होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, ठीक है। और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन की वजह से जो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं गैस में मिल रहे हैं और हमें पता है कि एयर में मिल रहे हैं सॉरी, और हमें पता है कि एयर से इवापोरेशन के साथ साथ क्या होता है वाटर साइकिल चलती है और ये गैसेस फिर हमारे इवेपोरेट होकर वाटर में मिक्स हो जाती हैं या फिर वेपर्स में मिक्स हो जाती हैं और फिर ये रेन वाटर के साथ अगेन हमारे एनवायरनमेंट में एंटर करती हैं और इस टाइप की रेन को बोला जाता है एसिड रेन, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स, सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। और ये क्या होती है हमारे क्रॉप्स के लिए, हमारी सॉइल के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। इसके बारे में आप क्लास 7th में मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी अबाउट एसिड रेन, ठीक है। The use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG. बट आजकल क्या करा जा रहा है फ्यूल के यूज को कम करने के लिए स्टूडेंट्स आपने सुना होगा CNG यूज करी जा रही है। CNG क्या होती है काफी अच्छी गैस होती है, इसमें जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में बनते हैं, ठीक है। दैट इज वाई CNG इज नोन एज अ क्लीनर फ्यूल। सो CNG का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, काफी इसे फिल्टर करके बनाया जाता है, ठीक है। काफी अच्छी गैस होती है ये और ये हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है क्लीनर फ्यूल बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। आपने देखा कि कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कल इस चैप्टर की NCERT एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और आज का आपका होमवर्क है यू हैव टू राइट डाउन दीज पॉइंट्स इन योर नोटबुक्स, द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ burning fuel, ठीक है। all the 4 points you have to write down in your notebook. Okay, this is your homework for today. We will meet in the next class. Till then, stay safe and keep learning. Thank you.